सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है ये, पार्ट 2 है। कहां से कहां तक आर्टिकल है, 5 से 11। क्लियर। तो पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप के साथ में, और कहां से कहां तक इसमें आर्टिकल है, 5 से 11 तक। क्लियर। यस सर। सबसे पहले कुछ जनरल बातें, आखिर सिटीजनशिप होती क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप। तो आप क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। आखिर मेरे और भारत में आपस में क्या संबंध है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा नेशन इंडिया है और भारत बोलेगा मेरा सिटीजन ये है, यही होगा ना। यस सर। एंड सिटीजनशिप सिग्निफाइज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जैसे दुनिया के ज्यादातर देशों में होता है। भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं। इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, पहला जो यहाँ के नागरिक हैं और दूसरा जो विदेशी हैं। कौन कितने तरह के लोग रहते हैं, दो तरह के। एक जो हमारे नागरिक हैं जिनको हम सिटीजन्स बोल रहे हैं, और जो दूसरे विदेशी हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एलियंस बोल रहे हैं। क्लियर। अब आपको अंडरस्टूड है कि आपको आपके देश में ज्यादा अधिकार है कि विदेशियों को ज्यादा अधिकार है, बताइए। सर सिटीजन्स को। सिटीजन्स को ज्यादा राइट है और लोगों को कम राइट है। यस। यस सर। अब देखिए, सिटीजन आर फुल मेंबर्स, हम कह सकते हैं सिटीजन फुल मेंबर्स हैं, और वो हर तरह के सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। ठीक है। आखिर सिटीजन और एलियन का अंतर क्या क्यों गया है, ताकि हम कुछ लोगों को अपने देश से एक्सक्लूड कर सके एज नॉन सिटीजन्स। ठीक बात है, इसीलिए सिटीजनशिप को हमने बनाया है। इतनी बात बहुत जनरल है। इसका दो तरह की प्रिंसिपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप में कितने प्रिंसिपल्स हैं, टू। देयर आर टू वेल नोन प्रिंसिपल्स। पहला क्या बोलते हैं, जस सोली, अनदर वन इज जस सैंग्यूनिस। समझ में आ रहा है। दो प्रिंसिपल कौन कौन से सिटीजनशिप से रिलेटेड, जस सोली और जस सैंग्यूनिस। जस सोली का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, एंड जन सैंग्यूनिस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टाइज। ठीक बात है। अब याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो ज्यादा ओरिएंटेड है किधर की तरफ, प्लेस ऑफ बर्थ की तरफ। आवाज आ रही मेरी, यस सर। बेटा बोलते रहो प्लीज। थोड़ा जी सर। कंफ्यूजन होने लगता है ना, लगता है आवाज आ ही नहीं रही है। तो जस्ट सॉली का मतलब क्या होता है, कन्फर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। एंड जस्ट सैंग्यूनिस, सैंग्यूनिस का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन टू ब्लड टाइज। अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, यही रेशियलिज्म है। तो हमारे यहाँ पे जब मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कहा गया था, इसने भी जो सिटीजनशिप का सपोर्ट किया वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर किया था, जस्ट सॉली के बेसिस पर। जस्ट सोली का मतलब होता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। यस सर। अब बेसिकली क्या है कि जन सेंग्यूनिस है, इज द रेशियल आइडिया, एक रेस को प्रमोट करता है। भाई एक ही तरह के लोग, एक ही ब्लड के लोग, इनके आपस में संबंध है वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो जस्ट सेंग्यूनिस वाज रिजेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये हमारा जो इंडियन सिस्टम है इसके एकदम अगेंस्ट है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। तो यस सर। सिटीजनशिप के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट सोली और जस्ट सेंग्यूनिस। क्लियर। देखिए हम आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इस पे बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इसी आर्टिकल के पार्ट, अगर हम देखें तो ये पार्ट 2 है, और इसका अगर हम आर्टिकल 10 पहले सबसे पहले पढ़ा दें, या 11 देख लो। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, हम सबसे पहले आर्टिकल 11 क्यों पढ़ रहे हैं। दिस पार्ट यानी आर्टिकल 11 एम्पावर्स, इसको एम्पावर्स पार्लियामेंट फॉर व्हाट, टू मेक एनी प्रोविजन। क्या लिखा हुआ है, एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर रिलेटेड टू इट। यानी सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी प्रोविजन बनाना हो, या
किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसकी टर्मिनेट होगी, कैसे होगी, किसी भी मैटर से, इन सब में पूरा राइट किसका है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का और ये राइट पार्लियामेंट को किस आर्टिकल से मिल रहा है? आर्टिकल 11। पार्ट 2 में साफ साफ लिख दिया गया है, क्या साफ लिख दिया गया है कि आर्टिकल 11 जो भी इस तरह के प्रोविजन बनाने होंगे वो पार्लियामेंट ही बनाएगा। एक बात तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। तो जब पार्लियामेंट बनाएगा तो ये पार्ट 2 में लिखा क्या हुआ है समझिए। पार्ट 2 में लिखा गया है बेसिकली कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके आसपास की कुछ डेट है कि इस समय कौन कौन नागरिक माना जाएगा, कौन कौन नहीं माना जाएगा। अब एक एक चीज देखिए, पहला पॉइंट आप ये याद रखिए, सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट। सबसे पहले, और अगर यूनियन लिस्ट में है तो इसका क्लियर मतलब यही है बेटा कि इस पे जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है यूनियन लिस्ट पे, वो किसका है? पार्लियामेंट है। सिटीजनशिप से कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए, उसमें किसी चेंज करने के लिए स्टेट ऑथराइज नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर इनकैपेबल है सिटीजनशिप के किसी भी मामले को चेंज करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? क्या Yes, भारत sir. का वेस्ट बंगाल स्टेट सिटीजनशिप में चेंज कर सकता है? No, sir. No. Only parliament, only union parliament is authorized for this, right? अगला Yes, देखिए, sir. the constitution does not define the term citizen. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे सिटीजन को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि अलग अलग कौन कौन से कैटेगरीज हैं हु आर इंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप आर गिवन, क्या किसको सिटीजनशिप दिया गया है, किसको किसको दिया जाएगा। मतलब हमने डिफाइन नहीं किया सिटीजन कौन होगा, लेकिन हमने ये बता दिया कि कौन कौन से लोगों को सिटीजन हम मानेंगे। क्लियर हो गया? अभी मैंने डिस्कस किया, पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा पार्ट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो पार्लियामेंट के पास जो आर्टिकल 11 के अंतर्गत पावर है वो अमेंडमेंट करने की, उसमें जैसे पार्लियामेंट ने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इसको लेकिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ ही लिया ऊपर। दूसरा, ये पार्ट जो है कब इनफोर्स हुआ था? 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जहां ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन फोर्स में 26 जनवरी 1950 से आते हैं, जनवरी 26 1950 से आते हैं, वहीं दीज आर्टिकल वर इन्फोर्स्ड ऑन नवंबर 26 1949 when the constitution was set up. Clear? Yes, sir. Next one, article 5, it provided, अभी हमने कहा 5 से 11 तक है। पहला समझिएगा, आप आपसे कहीं बहुत समरी टाइप से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे। लॉ में फिर बहुत अंतर आएगा, वहां डोमिसाइल क्या है, सिटीजनशिप क्या है, इनमें भी अंतर पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 5 हमें बताता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा है, यानी 26 जनवरी 1950, तो भारत का कौन कौन नागरिक होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आर्टिकल 5 क्या बताता है कि भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है तो भारत का सिटीजन किसे माना जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये 3 व्यवस्थाएं की गई। पहला, वो सारे लोग जो भारत में रह रहे हो, डोमिसाइल मतलब अधिवासी हो, और भारत में पैदा हुए हो, यानी पैदा हुए हैं और रह रहे हैं, वो सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। कब? ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? ऐसे लोग those who were domiciled, भारत में रह रहे हैं बट नॉट बोर्न इन इंडिया, भारत में रह तो रहे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए, बट आइदर ऑफ whose parents were born in India were considered citizens। देखिए, भारत में रह रहे हैं लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इनके माता या पिता में से कोई एक भारत का सिटीजन रहा हो इधर, तो उनको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट में ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होती है, याद रखेंगे। आज की डेट में कैसे रेगुलेट होगा? आज की डेट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, जैसे उसने बनाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1956, 2004,
लास्ट पॉइंट, anyone who had been ordinary resident for more than 5 years, आजादी के समय अगर भारत में कोई 5 साल से रह रहा था तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। आज 5 साल व्यवस्था है कि नहीं, ये मैटर है सिटीजनशिप एक्ट का। क्लियर हुआ पॉइंट? तो जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो 3 तरह के लोगों को भारत का नागरिक माना गया। ऐसे लोग जो भारत में पैदा हुए थे, भारत में रह रहे थे, वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरा, ऐसे लोग जो भारत में रह तो रहे हैं लेकिन पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता या पिता या पितामह में से लोग भारत में पैदा हुए थे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और ऐसा कोई भी नागरिक जो 5 सालों से भारत में रह रहा है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इतनी बात क्लियर? इस आर्टिकल में है ये आर्टिकल नंबर 5। नाउ आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 राइट देता है, ध्यान से देखिए, बस इतना ही पूछा रहेगा। इट प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, टू सर्टेन पर्सन who have migrated to India from Pakistan। कहां से कहां? इंडिया से कहां चले आए? पाकिस्तान। याद रखिएगा, आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। क्लियर? Yes, sir. Anyone who migrated to India before 19th July 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आया would automatically become an Indian citizen। वो अपने आप क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 के पहले, 1948 के पहले अगर कोई भी पाकिस्तान से आया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, यहाँ 1935 के इंडिया की बात की गई है, जो 1935 के एक्ट में इंडिया की बात की गई है, हम कहें अनडिवाइडेड इंडिया। पॉइंट समझ में? अगर कोई भी 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आया है और उसके माता पिता या पितामह में से अनडिवाइडेड इंडिया में कोई पैदा हुआ था, उसे ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता का अधिकार कौन से आर्टिकल देता है? Article आर्टिकल 6. 6। लेकिन किस डेट के पहले आने हुए होने चाहिए? 19 जुलाई 1940। ठीक है, 1940. अगर इसके Yes. बाद कोई आता है, those who entered India after this date needed to register themselves, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है। आर्टिकल 7 प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ऐसे कुछ माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान चले गए उनके अधिकारों की बात करता है। 6 जो पाकिस्तान से आए हैं, 7 जो पाकिस्तान चले गए हैं। क्या बात करता है? देखिए, those who had migrated to Pakistan after March 1st 1947, मार्च 1 1947 के पहले चले गए थे कहां पे? पाकिस्तान, बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट परमिट, लेकिन बाद में रेफ्यूजी बनकर रिसेटलमेंट बनकर आ गए, तो उनको भी क्या मान लिया गया? सिटीजन मान लिया गया। क्लियर हो गया? 1 मार्च 1947 के बाद चले गए, कंफ्यूजन की स्टेट चल रही थी, पूरे देश में दंगे फसाद चल रहे थे, वो वहां चले गए, अपने घर वालों के पास चले गए, लेकिन उन्हें बाद में लगा कि उन्हें भारत में रहना चाहिए और वो लौट कर चले आए हो रीसेटलमेंट परमिट पे, तो उन्हें क्या माना जाएगा? सिटीजनशिप नेटवर्क माना जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नागरिकों के प्रति एक बहुत सिंपैथेटिक रवैया रखा हुआ था कि किसी भी नागरिक को किसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? Article 8 Yes, sir. provided right of citizenship of certain person of Indian origin residing outside India। ठीक है, एंड ये सारी बातें सब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तभी की हो रही हैं। 8 राइट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप, इसको ऐसे सर्टेन पर्सन जो कि भारतीय मूल के हैं और विदेशों में रह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? जब आजाद हुआ भारत तो ऐसे कई सारे भारतीय थे जो इंग्लैंड में, यूरोप में रह रहे थे, उनके नागरिकता अधिकारों के बारे में आर्टिकल नंबर 8 बात करता है। वो क्या बोलता है? एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे रह रहे हैं? इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं, who either of whose parents or grandparents were born in India could register himself or herself as an Indian citizen with Indian diplomatic mission। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी जो आजादी के समय विदेश में रह रहा था, उसके माता पिता या पितामह या दादा कहीं बाहर रह रहे थे, तो वो अपने आप को क्या करा सकता है?
रजिस्टर करा सकता है या वो अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। और किसको अप्लाई करना होगा, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को करना होगा। ये कौन सी बात करता है, आर्टिकल 8 बात करता है। तो याद रखिए, फिर से देखिए जल्दी जल्दी। आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जब आज संविधान बना तो किसको किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। 6 बात करता है ऐसे लोगों की जो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है। आर्टिकल 7 बात करता है ऐसे लोगों की जो माइग्रेट थे पाकिस्तान में लेकिन सब्सिक्वेंटली रिसेटलमेंट परमिट पर आ गए। आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड, ऐसे व्यक्ति जो उस समय विदेशों में रह रहे थे उनकी बात करता है। आर्टिकल 9, अब हमने इतने लोगों को नागरिकता दे दी, अब अगर कोई चाहे या कोई किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ले, मानो कि हमने कहा कि कोई आज भी यही है, अगर हम जाके इंग्लैंड की नागरिकता ले ले तो हमारी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलंटरली, अपनी इच्छा से एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। आर्टिकल 9 बताता है अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया। यस सर। आर्टिकल Yes, 10 sir. क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है या भविष्य में कभी बनेगा, अंडर एनी फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत, वो सबको वो बात माननी पड़ेगी जो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बनाएगा, और तभी वो सिटीजन बना रहेगा। यानी हमारी सिटीजनशिप परमानेंट नहीं है, अगर पार्लियामेंट में बाई लॉ कोई लॉ बनाए तो वो हमारी सिटीजनशिप को क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। क्लियर हो गया। आर्टिकल 10 बताता है कि सारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ, ऐसा कोई लॉ बना सकता है, इसी लॉ के प्रोविजन के अंतर्गत ये डिसाइड होगा कि हम सिटीजनशिप आगे कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं। आर्टिकल 11 अभी हम पढ़ चुके हैं। इट एम्पावर पार्लियामेंट, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, टू मेक एनी लॉ एनी प्रोविजन, ऐसा कोई भी प्रोविजन बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन, कैसे मिलेगी नागरिकता, टर्मिनेशन और सिटीजनशिप ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू इट। तो ये आपने पढ़ लिया 5 से 11। जो हमारा तरीका है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग पॉलिटिक बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। जब हम लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ केसेस पढ़ेंगे, जैसे आपने कई केसेस पढ़े होंगे कि डोमिसाइल किसे माना जाएगा, सिटीजन किसे माना जाएगा, उसमें क्या क्या और लीगल एंगल्स हो, कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ेंगे। आगे बढ़े बच्चों। जी सर। यस सर। यस। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ था पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया क्या, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस 1955 ने बनाया कि कैसे कोई भी भारत की नागरिकता को ले सकता है, एक्विजिशन कैसे होगा और कैसे डिटरमिनेशन होगा। तो देखिए भारत की नागरिकता 4 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये आज की तारीख की बात हो रही है ना। आज भारत की नागरिकता आप कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, 4 तरीके से, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। क्या होता है ये सब देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से देखिए, और ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, एग्जाम में पूछ नहीं जाते। अब एग्जाम में यही 4 पॉइंट पूछे रहेगा कि आज भारत की नागरिकता किसी को प्राप्त करनी हो तो कितने तरीके से प्राप्त कर सकता है, तो हम ये 4 आंसर बता दिए कि ये तरीके हो सकते हैं। बर्थ हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नेचुरलाइजेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन हम एक जल्दी इसको देख लेते हैं। एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 8 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 is an Indian citizen irrespective of nationality of his or her parent। यानी 26 जिस दिन हमारा रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1955 से 1 जुलाई 1987 तक, ऐसा कोई भी आदमी जो भारत में पैदा हुआ हो, भले उसके माता पिता कहीं और पैदा हुए हैं, वो कहाँ का नागरिक माना जाएगा, वो इंडियन सिटीजन होगा। तो बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है। 1990 में आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ 95 है, होगी, चलो ना। 1991 में कोई आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसके माता पिता भारतीय नहीं थे और वो भारत में पैदा हुआ, तो इंडियन सिटीजन माना जाएगा कि नहीं,
माना जाएगा। नहीं, देखो ध्यान से, एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज एन इंडियन सिटीजन irrespective of nationality of his or her parent। वो उनके पेरेंट्स चाहे जहां के रहने वाले हो, अगर इस दौरान कोई भारत में पैदा हुआ है उसे भारत का नागरिक मानेंगे। आगे देखिए, एवरी पर्सन, मैंने 91 की डेट डाली थी, याद रखिएगा, between 1st of July 1987 and 2nd December 2004 is a citizen of India given either of his or her parent is citizen of country at the time of his or her birth। पॉइंट समझिएगा, 1991 में अगर कोई भारत में पैदा हुआ बच्चा है और उसके माता पिता दोनों भारतीय नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन तो वो कहाँ का नागरिक है? भारत का भी नागरिक है। जब वो किसी दूसरे देश की नागरिकता होल्ड कर लेगा तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। अब देखिए दोनों पॉइंटों को ध्यान से, every person born in India on or after 26th January 1950 but before 1st of July 1987 is an Indian citizen irrespective of nationality of his or her parents। Every person born in India between 1st of July 1987 and 2nd December 2004 is a citizen of India given either, पॉइंट है ना, either of his or her parents is citizen of the country। क्लियर हो गया? जब उसके माता पिता पैदा हुए हो तब वो भारत के नागरिक हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप किससे होगी। अब देखिए, ये तो दो डेट हो गई, पहले बीच का अभी, एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3rd of December 2004 is a citizen of a country given both his or her parents are Indian or at least one parent is a citizen and other is not illegal migrant at the time of birth। क्या कह रहा है? तीनों पॉइंटों में अंतर समझते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 2004 के बाद हुए हो तो क्या होना चाहिए? दोनों ही पेरेंट्स क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक पेरेंट तो इंडियन होना ही चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहीं से इलीगली भारत में ना आ गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये भी भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया सबको कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर एक बार जल्दी से? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार इस पे देखते हैं, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। एक डेट देखो लिखिए 1950 की, ठीक है, उसके बाद लिखा है 1987, फिर 1987 से 2004 की बात की गई है और 2004 ऑनवर्ड्स की बात की गई है। ये तीन तरह से बातें की गई हैं। पहले में कह रहे हैं कि अगर इस दौरान भारत में कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो, ठीक है, उसके माता या पिता ईदर ऑफ पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन है नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भारत के नागरिक हम मान लेंगे। दूसरा 1987 से 2004 अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ हो तो हम देखेंगे उसके माता या पिता कहाँ के हैं। अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो और भारत का नागरिक अपने जन्म के समय रहा हो तो भी इसे मान लेंगे इंडियन सिटीजन। 2004 के बाद हमें लिए जरूरी है कि उसके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हो। अगर इंडियन नहीं है दोनों पेरेंट्स तो एक तो होना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं है इंडियन, सॉरी एक तो इंडियन होना ही चाहिए और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया तीनों बातों में अंतर? अब आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो पहला हमने 4 तरीके पढ़े थे ना, बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, तो अगला बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। ऐसा आदमी जो भारतीय मूल का हो और भारत में 7 साल से रह ले और नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक बात है। वंशानुक्रम एक लाइन में समझ लीजिए, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 जनवरी 26 1950 is a citizen of India by descent if his or father was a citizen of India by birth। अगर कोई व्यक्ति भारतीय था और उसका बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ तो उसे भारत का नागरिक मानेंगे। क्लियर हो गया? अगेन, अगर ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है, भारत के बाहर पैदा होता है ऑन और आफ्टर दिसंबर 10 1992 बट बिफोर दिसंबर 3 2004 if either of his parents was citizen of India by birth,
तो उसको भी हम मानेंगे भारत का नागरिक। यही तो अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004, ये बेटा ना पूछते नहीं है एग्जाम में, आज तक नहीं पूछा गया, डेट नहीं पूछी गई, बट आपको समझ के लिए हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया। तो आप एक काम करिएगा ना, इसको अपने आप से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, इसको बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति भारत में पिछले 12 सालों से रह रहा है और हर उस क्वालिफिकेशन को पूरा करता है जो सिटीजनशिप पाने के लिए है, या हम कहेंगे थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन है, तो उसे हम कहेंगे कि वो नेचुरली वो भारत का नागरिक हो गया। कितने साल से रह रहा है भारत में? 12। और कितनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है? थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में दी गई क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है, तो हम बोलेंगे बाय नेचुरली वो भारत का नागरिक है, ठीक है। द एक्ट 1955 डज नॉट प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी, यानी हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का या दोहरी राष्ट्रीयता का प्रावधान नहीं है, हम केवल एक नागरिकता है, क्या? इंडियन। इट अलाउज सिटीजनशिप फॉर अ पर्सन लिस्टेड अंडर द प्रोविजन बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। अगर किसी को ये सिंगल सिटीजनशिप लेनी है तो जन्म से उसको प्राप्त हो सकती है, वंशानुक्रम से प्राप्त हो सकती है, रजिस्ट्रेशन से प्राप्त हो सकती है, या नेचुरलाइजेशन से प्राप्त हो सकती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब इसके जो करंट अफेयर एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनआरसी चल रहा है, सीएए वाली जो कहानी आई, तो ये सब सिटीजनशिप के ऐसे एंगल हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। इस वाली फ्राइडे की क्लास में हम लोग सिटीजनशिप का ही करंट का एक्सटेंशन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें, बांग्लादेश वाली कुछ एंगल्स, असम की कुछ एंगल, इन सब चीजों पे भी डिस्कस करूंगा। सिटीजनशिप का एक्ट 6 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, अभी कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में था, तो उसका डिस्कशन कर लेंगे। अब आपकी ड्यूटी इतनी है कि आप इतना पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको पूरा समझ लीजिएगा।